नमस्कार। इस वीडियो में हम जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे कक्षा 9 और 10 के लिए बीपीएससी टीचर भर्ती की परीक्षा जो पहले फेज में हुई थी अगस्त में, उसमें जो पूछे गए थे उस पेपर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में 1 से लेकर 120 का। ऐसे 1 से लेकर जो 40 क्वेश्चन है इसका मैंने सेपरेट क्वेश्चन मतलब जीएस पार्ट जो है इसका सेपरेट सॉल्यूशन बनाया है। अगर आपको उसको देखना है तो नीचे लिंक दिया गया, उसमें जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन के बाद का देखेंगे 41 क्वेश्चन नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, मतलब 41वें क्वेश्चन से, साइंस के क्वेश्चन से जो फिजिक्स का है। 41वां क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर फायरिंग के सेट किए गए एक रॉकेट का वजन 50 केजी है और इसमें 450 केजी ईंधन है। इसका अधिकतम निकास वेग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकता है। लॉन्चिंग पैड से इसे थोड़ा ऊपर उठाने के लिए इसके ईंधन खपत की न्यूनतम दर क्या होनी चाहिए? तो देखिए, तो एग्जॉस्ट वेलोसिटी होता है जिसको बोला जाता है। एग्जॉस्ट वेलोसिटी आपको दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है जो मिनिमम रेट का फ्यूल कंजम्पशन का, फ्यूल कितना जलन होना चाहिए, कितना ये होता है G इंटू जो आपका फ्यूल है, फ्यूल का वजन प्लस जो वेट है उसका बट्टा मतलब स्पीड जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ताकि केजी मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आए। तो स्पीड मीटर पर सेकंड में, ठीक। तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 और फ्यूल का है 400 प्लस वेट कितना है 50 और नीचे है स्पीड क्या है 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर। तो इसको सॉल्व करने से आपका आएगा 0.98 केजी पर सेकेंड। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बल विभव मतलब सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल ये दे रखा है -k/m। वृत्तीय कक्षाओं में पर विचार कीजिए। यहाँ k > 0 है। यदि त्रिज्या r की एक वृत्ताकार कक्षा की समावधि t1 है और त्रिज्या 2r की एक वृत्ताकार कक्षा की समावधि t2 है, तो t2/t1 निकालना है आपको। तो फोर्स जो होता है ना, आपको पता है dv मतलब वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv/dr होता है ना, मतलब आपका इस वाले में सर्कुलर मोशन में। और फोर्स ये होता है mv²/r, सर्कुलर मोशन में आता है ये। और t क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2πr/v। तो इस फॉर्मूले सबका यूज करेंगे हम और यहाँ पे निकालेंगे। v आपको दे रखा है -k/r/n, तो F = क्या हो जाएगा -k r की पावर -n आ गया, -n-1 हो जाएगा, है ना। और एक और माइनस आ जाएगा तो ये आ जाएगा, मतलब भी आपको दिया था ना -kRn। तो dv/dr करने से ये आता है आपको, मतलब k/rn+1, k/rn+1। और यही क्या हो जाएगा mv²/r। और हमें क्या निकलना है 2πr/v। तो ये r कट जाएगा, यहाँ पे n बचेगा, k/rn ही बचेगा बस, ठीक। तो यहाँ से v कितना हो जाएगा km r⁴n रूट अंडर। तो यहाँ पे आप कीजिए 2πr
आर रूट अंडर एम आर की पावर एन बट्टा के। तो देखिए ये आर एन बाई टू आ जाएगा, यहाँ पे क्या आर एन बाई टू आएगा बाहर निकलने से, और ये +1 बाहर आएगा। रूट अंडर आर एन था और बाहर में आर था, तो देख सकते हैं ये आर इंटू आर एन बाई टू आ जाएगा। तो ये फैक्टर आ जाएगा आर एन बाई टू +1। ये फैक्टर आ रहा है आपका। तो आप देख सकते हैं मतलब आर के प्रोपोर्शन इस तरह से है ये। तो जब 2r हो जा रहा है तो r इसमें हो जाएगा 2 की पावर में n/2 +1 का एक फैक्टर आ जाएगा। तो मतलब रेशियो जो आएगा ना इस फैक्टर में आएगा, n/2 +1 ऊपर उसका पावर होगा। तो इससे आंसर सी आ जा रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही करना है, थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा, और ऐसे फटाफट करने से भी आपको ये फैक्टर दिख रहा है कि ऊपर में आ रहा है। तो और रेडियस सबका डबल हो चुका है ना, क्योंकि रेडियस का प्रोपोर्शनल ही टाइम पीरियड आने वाला है यहाँ पर। 42 का सी हो गया। 43 का है द्रव्यमान m1 के प्रक्षेप्य और द्रव्यमान m2 के लक्ष्य के साथ प्रकीर्णन में प्रयोगशाला तंत्र TL और द्रव्यमान के TC में कुल गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको सेंटर मास जब लेबोरेटरी में बनाया जाता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मतलब दो मास है m1 m2, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर, मतलब उसका वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, और हाफ m2 v2 स्क्वायर। और सेंटर मास के रिस्पेक्ट में अगर निकालना है तो हाफ म्यू vc स्क्वायर। vc क्या है, सेंटर मास का स्क्वायर वेलोसिटी, और म्यू क्या है, सेंटर मास। तो आपको म्यू पता होना चाहिए। सेंटर मास जो होता है ना दो सिस्टम का, दो मास का, बहुत ही सिंपल होता है m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2, और vc उसमें आता है m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। तो ये दोनों का वैल्यू वो काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। सॉल्व करने के तो आपको आ जाएगा b m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m2। अब ये आपको अगर आपको सोचना है कि नीचे m2 आएगा कि m1, है ना, दिमाग में रखिए m2 आएगा नीचे, मतलब टारगेट मास वाला नीचे आएगा। 44वां क्वेश्चन है, एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के लिए एक हर जगह पर स्पष्ट रेखा हो। इस वक्र को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। तो यही स्ट्रीमलाइन कहलाता है, मतलब धरा रेखा। अब 45वां का, दो बक्सों ए और बी में मॉलिक्यूल की संख्या बराबर है, समान गैस के अणु है, यदि आयतन VA है और VB है तभी लैम्डा ए और लैम्डा बी संबंधित माध्य मुक्त पथों की क्या होगी। तो मुक्त
मुक्त पथ क्या होता है? मतलब एक एटम और दो निकला घूमने और दूसरे एटम से टकराने से पहले जो लेंथ वो कवर करेगा ना, उसी को बोलते हैं फ्री पाथ, लैम्डा, है ना। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा उसका फ्री पाथ होगा, है ना। ये आप थोड़ा दिमाग, मतलब सब ये आपको पता नहीं है सही से, ये आप या तो याद है तो मान लीजिए, या नहीं पता है तो थोड़ा सा निकाल लेते हैं। जैसे वॉल्यूम बढ़ा दिया तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में डिस्टेंस थोड़ा नॉर्मली दूर दूर होंगे तो इसका फ्री पाथ बढ़ जाएगा, है ना। तो आप याद देख सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं आप, लैम्डा मतलब फ्री पाथ प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। तो भी, तो इस लैम्डा ए बटा बी ए, लैम्डा बी बटा बी बी, दोनों का रेशियो निकालने से बी आ जाएगा। 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्लांक के कृष्णिकीय विकिरण की विशेषता नहीं है? देखिए, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन के साथ प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन, प्लैंक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। ये बोलता है ब्लैक बॉडी किसको बोला जाता है? मतलब ये जो है ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये है कि जब कोई फ्लो नहीं हो रहा हो मैटर या एनर्जी का एक जगह से दूसरे, तब उसी को बोला जाता है। तो इसके रिलेटेड गलत बात यही पहला ही कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से पीक ऑफ कर्व हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है, ये बात गलत है। प्लैंक ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं थोड़ा ग्राफ से दिखा देता हूँ। ये है, ये वेवलेंथ है इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका ग्राफ ऐसे आता है, ठीक। टेम्परेचर घटा तो ऐसे आएगा। तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना। तो कहने का क्या बोला था, ये टेम्परेचर पहला स्टेप में क्या हो, टेम्परेचर जब इंक्रीज किया, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका जो पीक है नीचे शिफ्ट हुआ ना, ऊपर थोड़ी शिफ्ट हुआ है, नीचे शिफ्ट हुआ क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक। तो यही बोल रहा है, ये गलत बोल दिया था। और हायर वेवलेंथ पे नहीं, मतलब वेवलेंथ सेम रहता है पर पीक ऑफ कर्व उसी पे रहता है, नीचे आ जाता है। ये सही था, आपने देखा ग्राफ आया कंटिन्यूअस आ रहा है वेवलेंथ, ऐसे ग्राफ तो हर एक वेवलेंथ के लिए आ रहा है। तो पावर भी इंक्रीज करेगा, सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला गलत है। एक इंटरफेरेंस पैटर्न है दो आइडेंटिकल स्लिट के द्वारा, इंटेंसिटी एट द साइट ऑफ मैक्सिमा आई है। अब एक को क्लोज कर दिया था तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? तो देखिए, दो स्लिट, 48वां क्वेश्चन है, 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एकल रेखा छिद्र पर आपतित होता है। विवर्तन प्रारूप का पहला निम्नलिखित लाइट का इसका वेवलेंथ इतना है, सिंगल स्लिट पे इंसिडेंस हो रहा है, फर्स्ट मिनिमम डिफ्रैक्शन पैटर्न 4 mm पे होता है, द डिस्टेंस बिटवीन स्किन एंड द स्लिट इज 2 mm, व्हाट इज द, देखिए ये स्लिट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है मान लीजिए, ठीक।
और यहाँ से गया यहाँ पे है, और फर्स्ट मिनिमम मतलब 4 mm पे हुआ है इसको, यहाँ सेंटर से। और ये डिस्टेंस जो होता है ना, इसी को बोला जाता है 2 मीटर या डी बोला जाता है। और लैम्डा, तो आपका जो फर्स्ट मिनिमम जो होता है ना डी, जिसको डी से डोनेट करते हैं, वो होता है आपका डी इंटू ए, डी इंटू ए, सॉरी जो डी होता है आपका डी इंटू लैम्डा बटा ए, ये होता है डी इंटू लैम्डा वेवलेंथ बटा ए, ये होता है जो डी मिनिमम हो रहा है आपका। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, डी है, डी आपको दे रखा है 4 mm बटे 4/1000 मीटर। चार mm और 600 नैनोमीटर दे रखा है ये। बटा 2 और W, आपको ये विड्थ निकालना है, ठीक ना। 600 नैनोमीटर है ये, और ये 2 आपका है मीटर में, तो मीटर है तो 600 नैनोमीटर मतलब 10 हो गया, 600 इंटू 10, और ये 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो W हो जाएगा आपका 6 इंटू 2/4 इंटू 10⁻⁷, ठीक। 10⁵ हो जाएगा, 5 तो 2 × 6 3, तो 3 इंटू 10⁻⁵ मतलब 0.0, 3 इंटू 10⁻⁴ आएगा वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.3 mm। अड़तालीसवां क्वेश्चन है, 49वां क्वेश्चन है। चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के आयतन के लिए के किस कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। 49वां, एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट विथ क्वार्टर वेव प्लेट इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट बिकम सर्कुलर पोर्ट है। तो ये 90 डिग्री होगा इसका आंसर। ये इसका 45 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इफ ए वेव इज हैविंग ग्रुप वेलोसिटी इतना और फेज वेलोसिटी, देखिए फेज वेलोसिटी इनटू ग्रुप वेलोसिटी होता है लाइट के स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है 3 इंटू 10⁸ है ना, उसका होल स्क्वायर। तो ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपका फेज वेलोसिटी ये आ जाएगा। 51वां क्वेश्चन है, ये है वेव इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। तो वेव इक्वेशन में जो ये जो होता है ना टी के पहले, टी के टोटल पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोला जाता है ओमेगा, जो कि 2π/t होता है, और फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, मतलब ओमेगा = 2πf होता है। तो ये एफ की वैल्यू आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। मतलब 2π × 64/3.2 = 2π × f,
2 पाई से 2 पाई एफ कर गया, 32 दूनी 20 आ जाएगा। एफ इक्वल टू 20, ये हर्ट्ज में आता है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। तो इसका आंसर सी हो गया, 51 का सी हो गया। 52वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। तो इसका आंसर ए है। 53वां क्वेश्चन है, वोल्टेज इंड्यूस अक्रॉस ए स्टेशनरी कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक स्टैटिक फील्ड। ये तो कोई कहने का मतलब एक बाहरी स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए, बाहर से भी जो आ रहा है वो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड भी स्टैटिक है, मतलब कि टाइम के साथ वो उसका वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, बदल नहीं रहा है, तो भी आपको कुछ करंट नहीं मिलने वाला है। ठीक, मतलब जो करंट है, रड में वोल्टेज डिफरेंस सपोज कीजिए लाना है आपको कंडक्टर में, तो या तो कंडक्टर मूव करे या तो मैग्नेटिक फील्ड मूव करे, है ना। एल बी क्रॉस भी होता है या भी क्रॉस बी होता है, ऐसे कुछ होता है करंट का फॉर्मूला। करंट लेंथ उसका हो गया, अब बी क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड या वेलोसिटी उसके अंदर, इस दोनों में कुछ ना कुछ होना चाहिए उसको, तब जाके ये आपका करंट प्रोड्यूस होता है। पर यहाँ पे दोनों चुंबकीय क्षेत्र और वो जो वो रुका भी है वो भी रुका हुआ है, तो इस कारण से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। दोनों में से कुछ एक भी आप मूवमेंट कर रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड या वो खुद भी मूव कर रहा है, कंडक्टर भी घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो भी करंट मिल जाएगा आपको। 54वां क्वेश्चन, 1 मीटर लंबाई की भुजाओं वाला एक समबाहु त्रिभुज के आकार का एक तार दाएं ओर इंगित करते हुए टूटी के चुंबकीय क्षेत्र में बैठता है। त्रिभुज के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र प्रवाह का मान क्या होगा। तो फ्लक्स निकालना है, ठीक ना। फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, दिमाग में रखें, वेबर। वेबर को ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, देख लीजिए WB। वायर है जिसका शेप आपका त्रिकोणीय है, मैग्नेटिक फील्ड में है। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट किधर कर रहा है, इस साइड में, राइट। और ये ऐसे है ना, इसी डायरेक्शन में जा रहा, पैरेलल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सरफेस के। तो सरफेस के पैरेलल नहीं होना चाहिए, उसका एंगल 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ताकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ है। मतलब इसमें से जब निकलता है ना या अंदर जाता मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी सरफेस के अंदर या उसके बाहर या अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तब जाके उसके अंदर कुछ फ्लक्स आएगा। हमेशा उसके पैरेलल आके चला गया तो कुछ फ्लक्स नहीं आने वाला, कुछ उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आने वाला उसके अंदर, है ना, मतलब 0 हो जाएगा ये। 55वां क्वेश्चन, बायो सवार्ट के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो देखिए, बायो सवार्ट जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र तत्व की लंबाई के अनुक्रम होते हैं, तो सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के प्रोपोर्शनल होते हैं। बी, मैग्नेटिक फील्ड को क्या से डोनेट करते हैं। बायो सवार्ट का नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, तो ये गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से, अभी इसने बताया भी है ना, मैग्नेटिक फील्ड से, तो विद्युत क्षेत्र से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो 2 ऑप्शन नहीं होगा, तो सीधे कर सकते हैं आप, मतलब ऑप्शन पढ़ के भी आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग ला के। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द कंडक्टर, बात सही है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, 2 गलत है क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, बायो सवार्ट लॉ। 56वां क्वेश्चन है, तो ये इस वाले पॉइंट पे देखिए, 3 करंट आ रहा है, एक करंट इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, 2 करंट जाएगा, तभी तो एक पॉइंट पे जितना आ रहा है उतना ही निकलना चाहिए, है ना, यही होता है लॉ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं करंट कुछ खा जाएगा, ये पॉइंट जितना आया उतना ही जाना चाहिए। तो इधर से आया 3, इधर गया 1, तो बचा हुआ 2 इधर चला जाएगा, तो इधर 2 आ गया। अब इधर से 2 आया, इधर से 6 चला गया, तो मतलब इधर से कुछ आ रहा होगा तभी तो ये 6 बना है, मतलब ये 4 आ रहा होगा, तभी ये जाने वाला और ये जाने वाला दोनों मिलके 6 बना दिया इधर। तो इधर 4 आया, इधर 4 आया और इधर 2 गया,
इधर 4 गया, इधर 2 गया, तो मतलब इधर से कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, तभी तो इधर 2, सॉरी ऐसे ये थोड़ा गलत हो गया, इधर 4 जा रहा है, इधर 2 जा रहा है, तो इधर से कितना आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा, तभी तो इधर 2 चला गया और इधर 4 चला गया, तो इधर 6 चला गया। फिर देखिए इधर से आया 5, इधर गया 6, इधर से आया 5, तो इधर से कितना 1 आ रहा होगा, तभी तो इधर 6 गया। ठीक, ऐसे किया जाता है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी को बोला जाता है किरचॉफ करंट लॉ। तो वही बोलता है कोई एक पॉइंट है, तो इससे आने वाला करंट जितना आ रहा है उतना ही जाने वाले करंट के बराबर होगा, है ना। इसी को किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। 57वां क्वेश्चन है, किसी समानांतर अनुनादी परिपथ की गुणवत्ता कारक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। तो समानांतर अनुनाद का क्यू फैक्टर श्रृंखला अनुनाद के क्यू फैक्टर के समान ही होता है, गलत है, क्योंकि समानांतर में आपका क्यू फैक्टर आता है ओमेगा, क्यू फैक्टर आता है इसमें L/ओमेगा R आता है, और श्रृंखला वाले मतलब सीरीज वाले में आता है इसका उल्टा, ओमेगा R/L आता है। तो सीधा उल्टा है, सेम नहीं उल्टा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है क्यू फैक्टर धारा आवर्धन प्रदान करता है, धारा आवर्धन, तो ये बात सही है, मतलब पैरेलल वाले में, समानांतर वाले में करंट का मैग्निफिकेशन, करंट बढ़ जाता है ना, करंट का जो है वो बढ़ जाता है ओवरऑल। क्यू फैक्टर वोल्टेज आवर्धन देता है, तो श्रृंखला वाले में देता है ना, श्रृंखला वाले में देता है ये, मतलब सीरीज कनेक्शन में देता है ये, और उस केस में ओमेगा L/R होता है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर मतलब वही क्वालिटी फैक्टर, मतलब गुणवत्ता कारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले में ए और सी गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना। 58वां क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रयोग में सोडियम जिसका कार्य फलन मतलब वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और टंगस्टन जिसका वर्क फंक्शन इतना दिया है, दोनों धातुओं समान तरंगदैर्घ्य के पराबैंगनी प्रकाश से प्रदीप्त होती है, मतलब सेम वेवलेंथ जिसका लाइट का है, अल्ट्रावायलेट लाइट का, उसको इस एटम पे, उस सोडियम और टंगस्टन पे आता है प्रकाश। यदि टंगस्टन का निरोधी विभव मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.8 वोल्ट मापा जाता है, तो सोडियम के निरोधी विभव का मान क्या होगा। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा जो होता है ना, ये होता है एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो आपको यहाँ पे दिया है ना, कारक कार्य फलन जो दिया है वही वर्क फंक्शन ये होता है, और आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बटा ई होता है, मतलब बटा ई होता है, बटा ई मतलब भी इक्वल टू ये हो जाएगा। अब आपको फर्स्ट वाले केस में, टंगस्टन वाले केस में दिया है वर्किंग पोटेंशियल 1.8 दिया है, और H इंटू म्यू हमें निकालना होगा, तो ये डिपेंड करता है किस पे, लाइट पे, और लाइट बोल रहा है जो लाइट मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो दोनों टंगस्टन और सोडियम पे एक ही है, तो ये वैल्यू सेम रहेगी, यही हमें निकालना है फर्स्ट वाले केस से टंगस्टन वाले केस से। तो एच म्यू माइनस टंगस्टन का ये वर्किंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो टंगस्टन का फाई निकाल लेते हैं हम, वर्क फंक्शन दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है आपको 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इससे एच म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.3 आ जाएगा। ठीक, अब दूसरे वाले केस में यही हमें निकालना है, v इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है बटा ई, है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बटा ई। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब क्या हुआ, इस काइनेटिक एनर्जी से जो निकलेंगे इलेक्ट्रॉन से उसका है।
तो वर्क पोटेंशियल हमें यही निकालना है, दूसरे वाले स्टॉपिंग पोटेंशियल ही निकालना है सोडियम का। एच म्यू तो हमें पता है पहले वाले जो केस में है सेम होगा, क्योंकि जो लाइट हो रहा है, लाइट जो अल्ट्रावायलेट सेम है दोनों के लिए, सेम वेवलेंथ है, क्योंकि म्यू जो है ना फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। म्यू क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी इंटू वेलोसिटी, ये होता फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है वेलोसिटी के बराबर, स्पीड के बराबर। म्यू क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है, और लैम्डा सेम है वेलोसिटी, ये सी के बराबर आ जाएगा, तो मतलब म्यू भी सेम होगा लाइट के लिए, है ना, यहाँ पर सेम लाइट है तो इसलिए। तो यहाँ पर ये सेम आ गया, पहले वाले में 6.3 आ गया, और 5 निकाल देते हैं। 5 आपका तो दे रखा था, आपका सोडियम का दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ई से कीजिएगा ना तो ई और ई कट जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, आंसर जो आएगा वोल्ट में आ जाएगा, तो 4 वोल्ट आ गया आंसर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन है, परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किससे उत्पन्न होती है? तो इसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से। जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन एराइजेस, मतलब स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे से बनता है, ये किस चीज़ के कारण माना, जो स्पिन हो रहा है ना ऑर्बिट के, ऑर्बिट ये है, इसके अराउंड में स्पिन कर रहा है, ऑर्बिट ये मान लीजिए, तो इसके अराउंड स्पिन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके कारण आता है ये स्पेक्ट्रल डेंसिटी, इसको बोला जाता है, स्पेक्ट्रल लाइन्स आते हैं। 60वां क्वेश्चन एक एटम है जिसमें प्रोटॉन नंबर 84 है, न्यूक्लियन नंबर 216, डिके करता है नए एलिमेंट में, अल्फा रे निकलता है आपको। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू न्यूक्लियस आफ्टर द इमिशन? देखिए प्रोटॉन उसका दे रखा है 84, और न्यूक्लियन दिया हुआ है 216, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 216। ठीक, तो इसे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी आपकी 214। प्रोटॉन आपको दिया था, इसे संख्या नहीं निकालना, यहाँ पे कुछ निकालना नहीं है, बस ये है प्रोटॉन, न्यूक्लियन बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं ना, बस इतना जान लीजिए। और प्रोटॉन दे रखा है आपको 84, तो यही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एटॉमिक नंबर कोई एलिमेंट है, इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं 84। अब अल्फा रे इसमें से निकल रहा है, तो अल्फा रे का मतलब समझते हैं, हीलियम एक तरह से निकल रहा है, 2H2 4 निकल रहा है, तो माइनस कर दीजिए इसमें, 2 किस में माइनस होगा आपका, इलेक्ट्रॉन की संख्या में, तो 82 आ जाएगा, ये एलिमेंट है। और 216 में -4 कीजिए तो 212 हो जाएगा, तो ये आपको मिल गया। तो यही पूछ रहा था, प्रोटॉन के नंबर कितना हो गया, 82, इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन हो जाता है एटॉमिक नंबर, और न्यूक्लियन की संख्या 212, तो यही आपको पूछ रहा था। तो इस तरह से मतलब जब अल्फा रे निकलता है ना तो 2He-4 करना पड़ता है, ठीक ना। यहीं पे अगर बीटा रे निकलता, बोलता कि बीटा रे निकला है, तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करना होता, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब माइनस करते तो यही 81 होता, ये 81 हो जाता, सॉरी प्रोटॉन की संख्या रहती से ये 81 हो जाता, इलेक्ट्रॉन 81 हो जाता, ठीक ना। और ये तो सेम 216 रह जाता, और न्यूक्लियन 216 रह जाता, और इलेक्ट्रॉन 81 बन जाता उस वाले केस में, बीटा के केस में, और गामा केस में कुछ नहीं होता। तो क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जब गामा रे होता है ना, बीटा रे होता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, बीटा रे जब निकलता है तो बीटा प्लस डिके में। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना प्लस है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ गया उसका। और बीटा माइनस डिके में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। बीटा प्लस 2 रे निकलता है, 3 रे निकलता है, अल्फा बीटा गामा, है ना। तो अल्फा का हमने ये निकाल लिया कैलकुलेशन, बीटा में भी बता रहा हूँ, बीटा प्लस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, बीटा माइनस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है।
तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और रिएक्शन नहीं अलाउ है कौन सा, तो इसमें बी हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन है दाता प्रकार, मतलब डोनर टाइप इम्प्योरिटी जो होता है दाता प्रकार की अशुद्धियाँ किसकी सामग्री है। तो ग्रुप 5 का जो होता है ना, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 5 है उसमें डोनर का टेंडेंसी होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। और एक्सेप्टर टाइप का मतलब जिसको लेने की टेंडेंसी किसको होती है, ग्रुप 3 को होता है। इसको पी टाइप मटेरियल बोला जाता है, इसको एन टाइप मटेरियल बोला जाता है डोनर वाले को। पी टाइप में क्या होता है, बल्गाइन, BALGAIN, ये सभी एटम जो होते हैं ना एक्सेप्टर टाइप के होते हैं, पी टाइप मटेरियल होता है। और जर्मेनियम जैसे हो गया, ये होता है डोनर टाइप। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 मतलब ज़्यादा होती है और वाइटल से ज़्यादा होती है, ताकि एक को डोनेट कर देगा तो इसको आराम से ये बॉन्डिंग बना सकता है, तो यही डोनेट कर देता है। तो ग्रुप 5 होता है दाता टाइप, इसी को एन टाइप भी बोलते हैं, दिमाग में रखें। तो देखिए क्वेश्चन आई है, शायद वही हो। एक एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर स्थित होता है। देखिए फर्मी लेवल जो होता है, जैसे ये हो गया, इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, है ना। यहाँ पे होल्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्शन बैंड इसीलिए कि यहाँ से यहाँ अगर चला गया चीज़ें उठ के, तो कंडक्शन मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और फर्मी लेवल नॉर्मल न्यूट्रल कोई है, न्यूट्रल, तो उसके फर्मी लेवल बीच में होता है इस दोनों कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर तक जाएगा, बैलेंस बैंड मतलब नीचे से स्टार्ट होकर यहाँ तक मैक्सिमम आएगा, यहाँ तक मैक्सिमम आएगा, है ना। बैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में यहाँ से ऊपर जाएगा। और फर्मी लेवल यहाँ पे होता है बीच में कहीं न्यूट्रल के लिए, ठीक। अब बोल रहा है कि एन टाइप, एन टाइप मतलब समझ रहा, अभी मैंने बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में था एन टाइप, वो जो था ना ग्रुप 5 का एलिमेंट, वो एन टाइप होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा ही होती है तो ऊपर चला जाएगा, ये फर्मी लेवल जो है ना उठ के थोड़ा ऊपर चला जाएगा। अगर ग्रुप 3 का होता उसको पी टाइप बोलते हैं, तो पी टाइप में फर्मी लेवल नीचे आ जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इस चीज़ को देख रहे हैं, कंडक्शन बैंड के नज़दीक आ गया है ना, तो इसमें यही है चालन बैंड के नीचे, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चौसठवां क्वेश्चन है मैक्सवेल एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए ये आपको याद होना चाहिए, एक अर्ध तरंगी डिस्टकारी की अधिकतम क्षमता कितनी, अर्ध तरंगी में आ जाएगा इतना, और पूरा बोलता फुल वेव बोलता, फुल वेव, तो इसको इंटू 2 कर दीजिए, वो भी याद होना चाहिए, मतलब 2 करने पे कितना हो जाएगा, 11.81.2%। इफ मैक्सिमम इफिशिएंसी, ये सब आपको याद होना चाहिए, मैक्सिमम इफिशिएंसी। 65वां क्वेश्चन निम्नलिखित प्रकार के मॉड्यूलेशनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से मॉड्यूलेशन टीवी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए टीवी के लिए आपको एफएम और एएम, एफएम और एएम यूज किया जाता है, मतलब इसका आंसर 1 और 2 है। यह है 66वां क्वेश्चन, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि के लिए पीएन जंक्शन की उत्क्रम संतृप्त धारा में वृद्धि होगी, तो दोगुनी हो जाएगी, ये दोगुनी हो जाता है, 10 डिग्री बढ़ाने से ना दोगुना हो जाएगा उसका मतलब सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन पोटेंशियल। रिवर्स सैचुरेशन आप जानते हो करंट क्या होता है, ये जैसे V और I के बीच में ग्राफ है ना, मतलब कोई भी पी टाइम मटेरियल, जैसे आपने पढ़ा था ना ग्रुप 5, ग्रुप 5 में किसी को उठा जर्मेनियम उठा लीजिए तो उसका ऐसे ग्राफ हो जाएगा, ठीक ना।
तो ऐसे बनता है इन लोगों का, है ना, आई भी। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए क्या होता है, करंट एकदम सीधा हो जाता है, इधर तो थोड़ा ऐसे ऐसे जाता है बहुत दूर तक, इधर में एकाएक बढ़ जाएगा, है ना। तो इसी को बोला जाता है रिवर्स सैचुरेशन पोटेंशियल, है ना। मतलब ये सैचुरेट कर चुका है, अब ये उल्टा कर दिया, जब वोल्ट इधर का मतलब क्या, निगेटिव वोल्टेज, निगेटिव वोल्टेज का मतलब रिवर्स, तो रिवर्स में सैचुरेट कर गया ये करंट जो है ना, इसी को बोला जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। यहाँ पे कुछ वैल्यू आती है, तो इसी को मैंने बोला ये दुगना हो जाता है ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। 67वां क्वेश्चन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम फोटो डायोड के लिए बैंड अंतराल ऊर्जाएं क्रमशः 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उनके कटऑफ तरंगदैर्घ्य होंगे क्रमशः। देखिए एक फॉर्मूला होता है एनर्जी गैप, इजी एनर्जी गैप जो होता है 1.24 बटा लैम्डा होता है वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ। तो आपको यही इसमें वेवलेंथ निकालना है, ई आई आपको दे रखा है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या होता है, ये जो आप देख रहे थे ना, यहाँ बैलेंस बैंड है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड है ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, नीचे होल्स है, होल्स HOLES होल्स। तो इस दोनों के बीच का जो गैप है इसी को बोला जाएगा EG, ठीक है ना। और न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल जो होता है ना उसके में फर्मी लेवल बीच में आता है, फर्मी लेवल, तो उस वाले केस में EG/2 हो जाएगा फर्मी लेवल, है ना। तो वही EG है, देख लिया आपने। तो फॉर्मूला क्या है 1.24, लैम्डा क्या आ जाएगा 1/24 होता है एनर्जी गैप, तो एक केस है 0.67, और ये जो आता है 1.24 लगाते हैं, तो इसमें जो आता है लैम्डा डायरेक्ट वो आएगा माइक्रोमीटर में आएगा, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर में आएगा। और आपका आंसर अगर 10⁻⁻10 में दिया हुआ है, नैनोमीटर मतलब 10 होता है, तो नीचे भी 10⁻⁻4 कीजिए, ऊपर भी 10⁻⁻4 कीजिए, है ना। मतलब कि इसको करने से आपको क्या आ जाएगा 1.85 आएगा इंटू 10⁻4 नैनोमीटर, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा, ये नैनोमीटर बन जाएगा, तो ये नैनोमीटर बन गया, और ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सॉरी नैनोमीटर मतलब 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, क्योंकि यहाँ पे 6 पहले से था ना माइक्रोमीटर, क्योंकि ये फार्मूला है स्टैंडर्ड फार्मूला 1.24 बटा जो EG कीजिएगा, तो इसमें जो वैल्यू आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर ये डाल रहे हैं तो आपका वैल्यू आएगा माइक्रोमीटर में, मतलब 10⁻⁻6 में स्टैंडर्ड। तो नैनोमीटर को आपको करना है तो 10⁻9 लाना होगा, है ना। तो 1000 से इंटू कीजिए, ये 3 हो गया, तो ये क्या बच जाएगा 1850 बच जाएगा। तो 1850 तो 2 में है, तो दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये भी निकलेगा और सी में भी है, तो दोनों वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा माइक्रोमीटर, तो ये आ जाएगा। याद रखिए फॉर्मूला ये, और जो आता है उसको भी याद रखिए क्या चीज में आएगा आपको। 68वां क्वेश्चन है, Fe24 स्पिनेल के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि को नियोजित किया जा सकता है। तो ये है इसका अवक्षेपण विधि, मतलब को प्रेसिपिटेशन मेथड, मतलब एक साथ दो का प्रेसिपिटेशन हो रहा है ना। 69वां क्वेश्चन है, डैश एक क्रिस्टलीय ठोस की मूल दोहरावदार संरचनात्मक इकाई है। तो यूनिट सेल है, सबसे छोटा क्या होता है, एक सेल, मतलब यूनिट सेल होता है। इसी की हेल्प से आप रिपीट कर दीजिएगा तो पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा यूनिट सेल की हेल्प से। 3 तरह के मेनली यूनिट सेल होते हैं, मेन उसके अलावा बहुत सारे होते हैं।
एक होता है आपका जो कॉर्नर पे हो, एक होता है जिसमें मेन एटम बीच में हो, और एक होता है जिसमें फेस पे हो। बेस सेंटर क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। सत्तरवां क्वेश्चन है, सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है? तो देखिए, उसको आप, वो उष्मा लेता है ना, इसमें उष्मा शोषी हो जाता है, मतलब इंडोथर्मिक हो जाएगा, और प्रतिवर्ती होता है, रिवर्सिबल भी होता है केमिकल रिएक्शन, उसको रिएक्ट उल्टा कर भी सकते हैं। तो ये आंसर डी हो जाएगा। याद रखिए, उष्म शोषी मतलब इंडोथर्मिक होता है, याद रखिए। 71वां क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस मतलब परमाणु नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? तो ये उसका जो ऑर्डर होता है, याद रखिए, 10⁻⁻13 होता है सेंटीमीटर। या इस तरह से रखिए याद, 10⁻⁻15 मीटर, मीटर याद रखिए, ठीक। 72वां क्वेश्चन है, एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब परमाणु कक्षक है। यह वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतर होती है, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल, है ना। तिहत्तरवां क्वेश्चन है, दर्श समीकरण में जब अभिकारकों की सांद्रता एक होती है तब दर बराबर होती है। रेट रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब यूनिटी होता है, रेट क्या होता है? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इसी को मतलब बोला जाता है, याद रखिए। मतलब ये इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, विशिष्ट दर स्थिरांक मतलब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का ही है, डिफिनीशन है ये। चौहत्तरवां क्वेश्चन है, अभिक्रिया इसमें यदि ए की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, मतलब कंसंट्रेशन ए का दोगुना कर दिया जाए और बी की सांद्रता आधी कर दी जाए, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? देखिए, इस वाले रिएक्शन को, इसका रेट जो होगा ना, अभिक्रिया दर, इसको इस तरह से लिखेंगे, कोई कांस्टेंट है इंटू ए स्क्वायर, एक तो है इंटू बी का कंसंट्रेशन। तो आपको क्या बोल रखा है, इसने बोल दिया है ए को दोगुना कर देना है, तो यहाँ पर 2 का फैक्टर आ जाएगा, 2 स्क्वायर निकलेगा, और बी को बोला आधा कर दिया तो मतलब एक यहाँ पे 1/2 निकलेगा, तो ये क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो मतलब ओवरऑल रिजल्टेंट क्या हो गया? 2 ही बचा। ये क्या था फॉर्मूला दर का, इसको इस तरह से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? दोगुना बढ़ जाएगा। पचहत्तरवां क्वेश्चन, एक पदार्थ ए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से विघटित होती है, तो पहले ए इतना है के साथ शुरू होता है और 200 मिनट के बाद ए इतना हो जाता है, तो इस अभिक्रिया के लिए निकालना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के की वैल्यू क्या आती है? 2.303/T log बेस 10 है, मतलब A/A-6।
जिसमें आपको दे रखा है ये मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आपको 2 दिया हुआ है और x 200 मिनट के बाद मतलब इतना टाइम के बाद कितना कंसंट्रेशन बचता है वो x है और x की वैल्यू आपको 0.15 दिया हुआ है और टाइम 200 मिनट दिया हुआ है। तो k क्या हो जाएगा 2.303 log a कितना है 2 और 2 माइनस 0.15 कितना हो जाता है 1.7585। ये log बेस 10 है ना। तो देखिए इसको निकाल पाना एग्जाम में कितना मुश्किल है ये। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ है जो a माइनस एक्स है वो है कंसंट्रेशन मतलब दो इतने टाइम के बाद। तो यहाँ पे x की मतलब x का डिके हुआ है और a माइनस एक्स उसके टाइम के बाद है तो यहाँ पे 0 दशमलव आपको नीचे आ जाएगा 0.15 आ जाएगा। तो 200/15 इसका हो जाएगा। तो इस वैल्यू को निकालना बटा t 200 मिनट है तो इस वैल्यू को निकालना एग्जाम में बहुत मुश्किल है। बस फॉर्मूला याद रखिए कई फॉर्मूला पूछते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में होता है 303/t लॉग बेस 10 a माइनस एक्स। टी है जितना टाइम है इतना कंसंट्रेशन बच जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्या बचा था 0.15 ये शुरुआत का कंसंट्रेशन है ठीक। और हाफ टाइम जब निकलेगा हाफ टाइम का फॉर्मूला होता है 0.693/k। ये जो रेट है के यहाँ पे डाल दीजिएगा वैल्यू तो ये आपको टाइम दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को तो कर नहीं सकते एग्जाम में क्योंकि इसका कैलकुलेशन होगा नहीं। क्षेत्रमा क्वेश्चन मुख्य सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पारा सेल जो होता है ना प्राथमिक सेल होता है बिल्कुल सही है। प्राइमरी सेल जो होते हैं ना प्राथमिक सेल वो होते हैं जिसको फिर से रिचार्ज नहीं किया जा सकता मतलब एक बार ख़त्म तो ख़त्म। तो पारा सेल अपने आप में मरकरी दिखता है वैसे केमिकल है ये ख़त्म हो गया तो ख़त्म। कभी आपने सुना है इस तरह का सेल नहीं सुना तो मतलब समझिए वो प्राइमरी सेल होगा तभी वो यूज में नहीं है और यूज में नहीं इसीलिए आप सुने नहीं है ठीक है। लीड ऑक्साइड आपने सुना होगा निकल कैडमियम सुना होगा ये सब इस तरह से सुना होगा क्योंकि ये सब मतलब सेकेंडरी सेल यूज में है यूज में ही वैसे ही सेल यूज में है जो फिर से रिचार्ज किया जा सके। खास करके जो पेंसिल बैटरी छोटा सा बैटरी होता है निकल का जो रिचार्ज होता है वो निकल कैडमियम का ही होता है मैक्सिमम। तो इसका आंसर ये हो जाएगा है ना। मतलब इसको दिमाग भी थोड़ा वो कर सकते हैं ये जो आपने सुना नहीं है वो मार दीजिए इसमें। 77वां क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करता है। तो उत्प्रेरक है एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को है ना। उत्प्रेरक जो है ना एक्टिवेशन एनर्जी को बदल देता है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिक्वायर होता है रिएक्टिंग मतलब रिएक्शन के लिए वो बदल जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी से थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। देखिए ये रिएक्टेंट है और फिर ये ऐसा ग्राफ ये ग्राफ दो तरह का ग्राफ मैं बना रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा दिमाग मतलब ये रखिए कुछ नहीं पूछ सकता है। ये रिएक्शन हो रहा है इधर रिएक्शन का प्रोग्रेस है मतलब टाइम है समझ लीजिए और ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये जो होता है ना गैप इसी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी ई है। ये है एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें आपको उष्मा मिल रहा है बाहर जा रहा है ना उसमें होता है एक्सोथर्मिक मतलब आप खुद भी सोच सकते हैं मतलब जब एनर्जी चला गया तो एनर्जी लास्ट में प्रोडक्ट जब बना तो उसमें कम बचेगा ना तो मतलब नीचे आ जाएगा है ना।
मतलब नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी उसकी नीचे आ गई। प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट है यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है आपको वो कम हो गया। तो इससे भी पता चल सकता है ये एक्सोथर्मी का है। ये जो ग्राफ मैंने बनाया पहला वाला एक्सोथर्मी का है। थोड़ा लॉजिक दिमाग से सोच सकते हैं ये एक्सोथर्मी होगा, क्योंकि लास्ट में एक्सोथर्मी क्या होगा, बहुत सारा तो हीट बाहर निकल गया, एनर्जी बाहर निकल गया, तो एनर्जी कम बचा ना, तो एनर्जी कम बचा तो नीचे आ गया। तो इस तरह का एक्टिवेशन एनर्जी एक्सोथर्मी का होता है, याद रखिएगा, है ना। इस तरह ग्राम, मतलब कल को ये ग्राम बना के पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका तो आंसर ऐसे बी होगा। 78वां क्वेश्चन है, प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है? फोटोकेमिस्ट्री। आपका ये है, अभिक्रिया है जो दृश्य या अल्ट्रावायलेट प्रकाश के अवशोषण के साथ आगे बढ़ती है। मतलब ऐसे रिएक्शन इसमें लाइट पड़ने से मतलब रिएक्शन होता है, वो है फोटोकेमिस्ट्री। 79वां क्वेश्चन है, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या क्या कहलाती है? तो इसी को बोला जाता है इंटेंसिटी। किसी भी चीज में इंटेंसिटी क्या होता है, एक क्षेत्र है उससे कितना पास हो रहा है ना, उसको बोला जाता है इंटेंसिटी। फ्लक्स भी एक तरह से इसी चीज को बोला जाता है। फर्क है यहाँ पे, फ्लक्स वाले में इकाई उकाई का बात नहीं करते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी में यही इकाई बोल रहे हैं। इकाई क्षेत्रफल है, ये एरिया इकाई है, और इकाई फोटोनों की संख्या है, यूनिट टाइम है, मतलब कितने फोटोन पास हो रहे हैं यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकेंड में, और 1 मीटर स्क्वायर है एरिया। ठीक है, इकाई का मतलब ये हुआ। तो इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है ना, थोड़ा याद रखिए, इंटेंसिटी का जो लाइट वाले केस में इंटेंसिटी का यूनिट होता है लूमेंस पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर होता है यही, और इसी को लक्स बोलते हैं, लक्स, LUX। ठीक, अगर यही आ गया लूमेन पर स्क्वायर फुट, फुट का स्क्वायर, ये अगर आप लिख रहे हैं तो इसको बोला जाता है फुट कैंडल। तो नीचे वाले को क्या बोलते हैं, फुट कैंडल। पूछ सकता है कि ये फुट कैंडल किस चीज का यूनिट है, तो आप बोल दीजिएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, है ना, मतलब प्रकाश की तीव्रता का। 80 क्वेश्चन है, स्थिर उत्तेजित अवस्था से स्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाता है क्या कहलाता है? इसी को बोला जाता है पूर्व पृथक्करण। मतलब आप स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं, स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है, तो पहले ही डिसोसिएट, पहले ही टूट जाइएगा, वही वैसा ही कुछ कंसेप्ट है ये। 81वां क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो आपको बेसिक कॉपर कार्बोनेट CaCO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा ना। सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला था, Na2SO4, ये मिलेगा आपको, है ना। 82वां क्वेश्चन है, समान परमाणु त्रिज्या वाला युग्म है तो मोलिब्डेनम और W से टंगस्टन। तो
तो इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं। त्रिज्या जो होती है ना, रेडियस होता है ना, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं ना तो रेडियस डिक्रीज करता है, और लेफ्ट से राइट के जब मतलब कि क्या मतलब हुआ, पीरियड। हॉरिजॉन्टल जो होते हैं इसको पीरियड बोलते हैं। तो रेडियस कम होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो रेडियस घट रहा है। पर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में रेडियस बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेल बढ़ जा रहा है ना, पहले एक था अब दो हो गया, अब चार हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जा रहा है ऊपर से नीचे जाना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन है, आउपेक नामकरण के अनुसार सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड हाइड्रेट, इसमें पढ़ लेते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड डाइहाइड्रेट का नाम मतलब क्या है? ये है आपका सोडियम पेंटासाइनोनाइट्रोसिल फिरेट। चौरासीवां क्वेश्चन है, एक सब्सटेंस एक्स एक पदार्थ एक्स का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है। इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। एक्स की पहचान क्या है? तो यही है कैल्शियम ऑक्साइड, CO सिलेक्ट लाइम, इसी को बोलते हैं। 85वां क्वेश्चन है, अम्लीकरण पर मैग्नेट विलयन वाले बीकर में धीरे धीरे तनु फेरस सल्फेट का विलयन डाला गया। विलयन का हल्का बैंगनी रंग फीका पड़ जाता है और अंत में गायब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन के लिए सही स्पष्टीकरण है? तो इसमें यही है KMnO4 मतलब सोडियम मतलब यही है, KMnO4 का एक ऑक्सीकारक है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि ऑक्सीडाइज करता है FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है। 86वां क्वेश्चन है, डाइफिनाइल मीथेन में एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से बदलने पर कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है? मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने होंगे? देखिए, डाइल फिनाइल मीथेन, तो इसका फॉर्मूला होता है C13H12 होता है, और एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से हम लोग कर रहे हैं, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डाई फिनाइल है, मतलब दो फिनाइल होगा। ठीक, इस तरह से हो गया, और एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से बदल देना है, मतलब यहाँ पे H हटा देना है एक, और इसको क्लोरीन लगाना है, तो एक क्लोरीन मतलब क्लोरीन लगाते तो एक क्लोरीन यहाँ लगेगा, एक तो एक बजना, फिर एक क्लोरीन यहाँ लग गया, मान लीजिए हट गया यहाँ पे, तो ये मिला, फिर एक क्लोरीन यहाँ लगेगा, तो ये दोनों सेम हो जाएगा, है ना। ऐसा ये देखने में आपको लगेगा कि अलग अलग है, मतलब एक क्लोरीन जब यहाँ लगा था और एक क्लोरीन यहाँ लगा, दोनों स्ट्रक्चर सेम है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक क्लोरीन यहाँ लगा के बन जाएगा एक क्लोरीन यहाँ लगेगा, दो हो गए, तीन मिल चुके हैं आपको, और एक क्लोरीन यहाँ लगेगा। देखिए नीचे लगाइए चाहे ऊपर लगाइए, ये सेम है सब। तो इसके रिलेटिव पोजीशन देखिए, ऊपर जाइए तो एक सेम है और नीचे जाइए तो सेम है ना। मतलब यहाँ पे गए चाहे यहाँ पे गए, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे गए चाहे आप यहाँ पे गए, दोनों एक ही बात है। तो समझ रहे कितना पोजीशन, एक पोजीशन, दो पोजीशन, तीन पोजीशन, चार पोजीशन, टोटल चार आपको आइसोमर्स मिलेंगे। 87वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड के अपघटन में सिल्वर के निर्माण के कारण, तो ये सही है।
सिल्वर क्लोराइड का सब्लिमेशन हो जाता है, ये गलत है, और उसके कारण ग्रे कलर नहीं आता है। ग्रे कलर किसका होता है? सिल्वर का होता है ना। तो अब याद रखिए सिल्वर दिखना चाहिए आपको। तो ये सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस के अपघटन, सिल्वर क्लोराइड से जब AgCl, सिल्वर क्लोराइड से आपका क्लोरीन गैस जब निकल जाता है, मतलब सिल्वर भी दिखेगा और सिल्वर का कलर ग्रे होता है। तो ये दिमाग में रखिए, जिसके आउटपुट में आपको सिल्वर दिखेगा, खाली अकेला सिल्वर, तो वो आना चाहिए इसके आंसर में। तो इसका आंसर, और चौथा है सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण के कारण। तो ये सिल्वर जब क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें सिल्वर नहीं दिखेगा, तो इसका आंसर, तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा बस। 89वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाते हैं? बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ? मतलब उसको छोड़ दिया जाए हवा में तो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब मिलके या और भी कुछ इंसेक्ट्स मिलके इसको ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो इसके तीनों आंसर है, इसके मोर देन वन ऑफ द, इसका आंसर ये है। तो आप एक तरह से याद कर लीजिए, या ऐसे क्वेश्चन को भी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। 90 क्वेश्चन है, बढ़ते हुए न्यूक्लियोफिलिसिटी का सही क्रम क्या है? तो देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी होता क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे इसमें इंग्लिश में वर्ड देख लीजिए, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, मतलब सीटी हटा के ई लगा दीजिए बस। तो न्यूक्लियोफाइल, इसका एबिलिटी होता है जो लिविंग ग्रुप, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब समझ रहे हैं, मतलब A B है और कोई C आया और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया C से, AC बन गया आउटपुट, तो यही हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल की जो एबिलिटी है कि ये सब्स्टिट्यूट कर पाए कितना एकदम औकात के साथ, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। और ये सभी जो ऑप्शन दिए हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बोला जाता है हैलाइड ग्रुप। याद रखिए कि पूछ लिया ये क्लोरीन ब्रोमीन कौन से ग्रुप में आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उसको हैलाइड ग्रुप बोलते हैं। तो मतलब ये Cl माइनस है, Br माइनस है, तो ये कभी आयरन हो गए, हैलाइड आयरन हो गए, ये सब टर्म याद रखिए। हैलाइड आयन इन वाटर, मतलब पानी में डाल दीजिएगा तो इस तरह का आयन आपको मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आ जाएगा ए, याद रख लीजिए। इक्यानवे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। पहला है, शास्त्रीय विधियों की तुलना में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों में कम समय और नमूने की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। शास्त्रीय विधियों की तुलना, दूसरा ऑप्शन है, शास्त्रीय विधियों की तुलना में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों में अधिक समय और, तो देखिए इसका आंसर है C, क्योंकि इस मेथड में जो होता है ना आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, इसमें टाइम कम होता है, टाइम कम लगता है, सैंपल जो होता है ना वो भी कम लगता है क्लासिकल मेथड से। तभी तो हम अच्छे में, क्लासिकल मतलब क्या हुआ, एक तरह से पुराना मेथड। कभी भी किसी चीज़ में आगे क्लासिकल डांस सुनते होंगे, तो क्लासिकल डांस मतलब पुराना एक तरह से डांस, एकदम शास्त्रीय डांस, ये सब। तो उसके मुकाबले आप देखिएगा, अब दिमाग लगाने का मैं बात कर रहा हूँ, है ना, आपको नहीं पता तो नॉर्मली नहीं पता है, तो उससे अच्छा होना चाहिए इसको। तो अच्छा होने का क्या मतलब, लेस टाइम होना चाहिए और अमाउंट ऑफ सैंपल भी कम होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है, अगर याद है कि इसका यही चीज़ होता है, तो बिल्कुल मारिए C मारिए और आंसर हो जाएगा। तो टाइम कम लगेगा, सैंपल भी कम लगेगा। सैंपल मतलब उसमें से बहुत सारा चीज़ है, उसमें कुछ को उठा के और उस पर ये मेथड लगाया जा रहा है ना, ऐसा नहीं कि सब पे लगाया जा रहा है। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? जो मॉलिक्यूलर स्केल पे इसके इंट्रैक्शन कैसा हो रहा है एक दूसरे से, मॉलिक्यूल्स कितने दूरी, कितने, मतलब इन दोनों के बीच का जो आपसी बंधन है,
इसको स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में। तो 92 क्वेश्चन है, एक कार्बोनिल ग्रुप है को विल कॉज शार्प डिप एट अबाउट कितना सेंटीमीटर। तो देखिए कार्बोनिल ग्रुप शार्प डिप मतलब क्या हुआ, एकदम तीव्र गिरावट। तो ये करता है कार्बोनिल ग्रुप, जो करता है ना, ये आपका करेगा 1700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही होता है एक अल्कोहल ग्रुप, इसमें क्या कार्बोनिल ग्रुप है, एक होता है अल्कोहल ग्रुप। पूछ दिया अल्कोहल ग्रुप कितने में करेगा, तो ये करेगा 3400 पे। अल्कोहल ग्रुप करेगा 3400, कल के ये पूछ सकता है, तो ये आप याद रखिए, अल्कोहल ग्रुप करेगा 3400 सेंटीमीटर में। 93 क्वेश्चन है, 1:1 मिश्रण में पैरा और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। तो इसके लिए होता है आपको भाप आसवन। ये आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री का चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका क्या मतलब होता है, दो लिक्विड है, ये क्रोमेटोग्राफी कब यूज करते हैं, जब दो लिक्विड है एक बेकर मान लीजिए, और दोनों का जो मूवमेंट का स्पीड है ना, रेट है, अलग अलग है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ए है और बी है, ठीक ना, तो ए मूव करता है धीरे धीरे और ये जल्दी मूव करता है ना, तो उस वाले केस में इस दोनों को अलग करने के लिए, ए और बी को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। जैसे इस केमिकल और इस केमिकल को अलग करने के लिए क्या यूज किया गया, भाप आश्वासन। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, इसको यूज करें जब दो लिक्विड का रेट मतलब स्पीड एक तरह से समझिए अलग हो, तब यूज करते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन पता ही है, क्रिस्टल फॉर्म कर जाएगा वो, मतलब उसको पहले हीट करेंगे, पट 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 हीट होके भाप बन जाएगा, अब भाप फिर बन जाएगा क्रिस्टल। तो सब कुछ सब जो ए बी सी इसमें होगा, तो सब क्रिस्टल नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ठंडा होने के बाद क्रिस्टल मतलब क्या, एक तरह से स्ट्रक्चर, एकदम अच्छा स्ट्रक्चर, एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जिसका अपना डायमेंशन होगा, तो वो हर कोई नहीं फॉर्म कर पाता है, हर एलिमेंट के अंदर में मतलब औकात नहीं होता है। उस मेथड को यूज किया जा सकता है क्रिस्टलाइजेशन उस समय। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 94 क्वेश्चन है, उस यौगिक का पता लगाइए जो विशेष रूप से SN1 तंत्र द्वारा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से गुजरता है। तो ये है बेंजाइल क्लोराइड। SN1 मैकेनिज्म से है ना, ये इसलिए जाता है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बेंजाइल आपके पास था ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज बेंजाइल, मतलब ये क्यों जाता है SN1 मैकेनिज्म से, क्योंकि ये जो है ना, ये बेंजाइल कार्बोनाइजेशन कार्बो के कैटायन बनाता है। कार्बो कैटायन मतलब कार्बो कैटायन बनाता है, बेंजाइल कार्बोकैटायन बनाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनाता है, इसलिए ये एलिमेंट SN1 मैकेनिज्म की तरफ जाता है। 96 क्वेश्चन है, अधिकांश फाइटोफैगस नेमाटोड है, ये जड़ परजीवी होते हैं। 96 क्वेश्चन, अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीयक उपचार उद्देश्य में से एक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट वेस्ट जो वाटर और सीवेज है उसके लिए क्या पर्पस है, उसका वीडियो बनाना, BOD वो कम करना। BOD मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में बता देता हूँ क्योंकि हिंदी में वही चीज लिखा हुआ है, बस उसको वो करता है बी। ये देखिए BOD के मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक ना,
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैसे कि पानी है, पानी अगर गंदा हो तो उसमें मछली को ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो लोग भी तो ऑक्सीजन से जिंदा है, तो उसको कहाँ से ऑक्सीजन मिला? अब पानी गंदा है तो ऑक्सीजन उसमें कम हो जाएगा। पानी अगर साफ है, कोई भी नेचुरल चीज़ है, तो ज़्यादा होगा उसमें ऑक्सीजन, मतलब मछली आराम से उसमें रह जाएगी। तो यही है, मतलब पानी जब गंदा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, गंदा है तो कम है। तो उसमें बीओडी, मतलब उसका डिमांड, ऑक्सीजन का डिमांड गंदे पानी में क्या होगा? ज़्यादा होगा ना, क्योंकि क्योंकि वो पानी गंदा है, उसमें ऑक्सीजन कम है, और मछली या जो भी जीव जंतु रहते हैं उसमें, उसको चाहिए ऑक्सीजन। तो उस केस में, गंदे वाले केस में बीओडी बढ़ जाता है ना। तो वही, इसीलिए हम उसको ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ का ट्रीटमेंट, कोई चीज़ बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मतलब क्या, उसको घटा रहे हैं। तो वैसे बीओडी बढ़ गया है किसका? गंदा पानी का, है ना। इसीलिए बढ़ गया तो हम उसका ट्रीटमेंट करके घटाएंगे, है ना। तो यही होता है, बी ऑप्शन है इसका मेन। 97वां क्वेश्चन है, अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? तो वो होते हैं क्षार के आकार और ग्राम निगेटिव याद रखिए, ग्राम निगेटिव, निगेटिव याद करें, निगेटिव ही निगेटिव होता है ना। तो पौधे में बीमारियां ला रहा है, मतलब निगेटिव आदमी है, ग्राम निगेटिव हो गया, और क्षार है, घोप देता है। 98वां क्वेश्चन है, पौष्टिक रूप से अल्बुगो है, क्या है अल्बुगो? ये एक तरह का फंगस, सीडो फंगस बोलते हैं इसको, मतलब फंगस है पर ये पूरी तरह से फंगस नहीं है, अल्बुगो। तो इसका है अनिवार्य परजीवी होते हैं ये। 99वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये एक तरह से याद है तो रखिए, नहीं तो देख लीजिए। लिलिएसी में कुछ पौधों में भूमिगत भाग होता है, तो सही बात है। मालवेसी में रेशा देने वाले पौधे पाए जाते हैं, ये भी सही है। कंपोजिटी में बड़े फूल और बीज वाले पेड़ पौधे होते हैं, ये गलत है। लार्ज फ्लावर ऐसा नहीं है, ये होता है कंपोजिटी, नहीं, इसको बोला जाता है एस टी रे सी ई ए ई, एस्टीरेसिस बोला जाता है, एस्टीरेसी, मतलब एक तरह से नाम हो जाएगी। एस्टीरेसी में बड़े फूल और बीज वाले पेड़ पौधे होते, कल को पूछ दे तो बोलना सही है। तो फिलहाल ये गलत है, कंपोजिटी में नहीं होता, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन है, हमारे देश में प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्यों में कौन एक है? तो उत्तर प्रदेश है बासमती चावल का। भारत बासमती चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, मतलब विदेश हम बहुत ज़्यादा भेजते हैं। 101वां क्वेश्चन है, सोमा क्लोन क्या है? तो देखिए, पौधे जो रासायनिक रूप से स्रोत पौधे के समान होते हैं, तो गलत है ये। पौधे जो आकारिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं, ये भी गलत है। पौधे जो स्वतः ही मूल पौधे के समान होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए, वो पौधे होते हैं जिनको टिश्यू कल्चर, मतलब एक तरह से आर्टिफिशियल तरीके से टिश्यू कल्चर करके जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। इन दोनों के, मतलब सोमोक्लोन में जो पौधे होते हैं उसमें जीन उन सब का एक तरह से सेम होता है ना। मगर ऑप्शन में होता जीन 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 एक है, तो ऑप्शन सही होता, तो इसलिए इसका आंसर डी ई हो जाएगा। सबका गलत है, क्योंकि जेनेटिकली इसको बोला जाएगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल। 102वां क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उसको पॉलीजोम बोला जाता है, या इसको पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं। राइबोसोम, सेल में कहाँ प्रोटीन होता है? राइबोसोम में, है ना। इसको पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम भी बोला जाता है। 103वां क्वेश्चन, सक्रिय परिवहन, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है? तो ये सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है, और इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है।
मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध, मतलब नीचे हो रहा है, मतलब सपोज कीजिए इसका इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सपोज कीजिए कंसंट्रेशन इधर से इधर घट रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में नहीं होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस डायरेक्शन, मतलब ये ऊपर मूव करेगा, इसी को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, एटीपी मतलब एनर्जी हो गया, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। 104वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये देखिए तमिलनाडु, असम, मध्य प्रदेश सभी जगह है, मतलब बहुत जगह है भारत में, बहुत जगह ट्रॉपिकल ही पाया जाता है। ओजोन क्षेत्र का अर्थ है क्या, ओजोन क्षेत्र का अर्थ है ओजोन होल जिसको बोलता है, मतलब ओजोन की परत जो समताप मंडल में ओजोन की परत है उसकी मोटाई में कमी हो जाना, सही बात है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये क्या होता है, CFC, मतलब क्लोरीन से बने हुए जो चीज़ सब आते हैं ना, और जिसमें मतलब कोई ऑप्शन दे दिया जिसके शुरू में C है, जैसे CFC में C है ना, तो वैसे ही जो भी एलिमेंट होगा, जो भी सामान होगा ना, उससे ओजोन होल बड़ा होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 106वां क्वेश्चन है, मूंगफली का तेल प्राप्त होता है यहाँ से, अर्चिस हाइपोगिया से। 107वां क्वेश्चन है, भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है। तो ये चारा होता है, रफेज होता है, क्योंकि ये फाइबर का मटेरियल होता है, फाइब्रस मटेरियल होता है। तो फाइबर का मटेरियल हमारा शरीर पचा नहीं सकता है, पता होना चाहिए, और हमारे पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 108वां क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है। तो देखिए प्रोटीन है और लिपिड होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड होता है, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। 109वां क्वेश्चन है, मेंडेलिय वंशागति सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये है सेक्सुअल लैंगिक जनन के पे आधारित है, मेंडल की प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने और भी बहुत सारे चीज दिए थे, और इसका जो ये सिद्धांत है किस प्लांट पे किया था, पी प्लांट पे, है ना, पी प्लांट पे किया था इसने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अस्टॉर्टमेंट, ये सब दिया था किसने, मेंडल ने। और ये लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे इनका बेस था। 110वां क्वेश्चन, यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है, कंसंट्रेशन घट जाता है ऑक्सीजन का ब्लड में, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग मतलब सांस लेने की दर क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाती है ना। ऑक्सीजन घट गया, ठीक, तो आपको ऑक्सीजन तो मर चाहिए, तो बस सांस लीजिए पट ताकि ऑक्सीजन जल्दी आए ज़्यादा शरीर के अंदर। 111वां क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। तो ये है पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथॉर्मोन, है ना। ये रक्त में देखिए कैल्शियम और फॉस्फेट को, और यूरिन में भी, यूरिन में क्या होता है, फॉस्फेट होता है ना, और यूरिन में आपको फॉस्फेट मिलेगा। 112वां क्वेश्चन है, तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होते हैं, मतलब क्विक रिस्पॉन्स, एकदम जल्दी फटाफट रिस्पॉन्स जो देते हैं आप स्ट्रेस के खिलाफ, वो किससे होता है। तो ये होता है एपिनेफ्रिन से, ये एड्रेनाइल मतलब एड्रेनाइल ग्लैंड होता है, वहीं पर है ये एपिनेफ्रिन। और इसको कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, SNS,
सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ये इसको कंट्रोल करता है। 113वां क्वेश्चन है, साइमेक्स हेमीपेट्रस निम्नलिखित में से किस पर जीवी होता है, किस पर परजीवी होता है? आदमी पे होता है, मनुष्य पे होता है? ये थे कौन? ये थे एक तरह से बैट थे, है भी। 114वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त पर्णकृमि है, मतलब ब्लड फ्लूक? तो ये आपका शिस्टोसोमा मैनोसोमी है। और ये हमारे शरीर में कैसे जाता है? स्किन के थ्रू जाते हैं, स्किन से अंदर में चले जाते हैं ये परजीवी सब। 115वां क्वेश्चन है, चूजे का भ्रूणीय श्वसन अंग कौन सा है, मतलब एम्ब्रॉयक रेस्पिरेटरी होंगे, एम्ब्रॉय में रेस्पिरेटरी मतलब जिसे सांस लेते हैं वो कौन सा ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं एलेंटाइस। 116वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बुढ़ापा दर्शाती है? तो ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि, उपचय का बढ़न, उपापचयी क्रिया का बढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका हेयर एकदम पतला हो जाए, ग्रे लॉस मतलब मसल एकदम लचीला हो जाए, मतलब लगे एकदम खत्म हो गया मसल्स, स्किन में झिल्ले आ जाए, तो वो सब चीज में आपको मतलब पता चलेगा बुढ़ापा आ गया है। इसी मतलब इसका आंसर ई हो जाएगा, ई। ये सभी ऐसा कुछ नहीं है, ये बुढ़ापा को नहीं, ऐसा नहीं दर्शाता है। और देखिए इसमें एक ऑप्शन है उपापचयी क्रिया का बढ़ना, मतलब एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म देखिए, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, बड़ा मॉलिक्यूल सब टूट जाता है। एनाबॉलिज्म में छोटा छोटा मॉलिक्यूल एक साथ टूटता है ताकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, एनाबॉलिज्म में, है ना, याद रखिए। उपापचयी क्रिया। 117वां क्वेश्चन है, सुजननिकी का अध्ययन, यूजेनेसिस का अध्ययन क्या है, मतलब देश का अध्ययन है, मतलब अनुवांशिक घटक के परिवर्तन से मनुष्य जाति के उत्थान, ये है यूजेनेसिस। 118वां क्वेश्चन है, कुछ जंतु वर्गों में शरीर खंडों में विभाजित होता है जिसमें कम से कम कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है, इस लक्षण को क्या है, इसी को बोला जाता है मध्यावता, मतलब मेटाबॉलिज्म, इसी को बोला जाता है। मतलब बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं बॉडी में, और कुछ पार्ट जो होते हैं ना रिपीट होते हैं, इसी को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। 119वां क्वेश्चन है, कौन सा टाइप लर्वा है जो बहुत सारे क्रुस्टासिए में पाया जाता है, तो ये नोप्लिस। 120वां क्वेश्चन है, ओपेरियन के अनुसार कौन सा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ में नहीं पाया जाता है? तो ये ऑक्सीजन पहले नहीं होता था, है ना, हाइड्रोजन वाटर वेपर था, हाइड्रोजन है तो वाटर वेपर मिल ही जाएगा, पर ऑक्सीजन नहीं था, है ना। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो पृथ्वी के आदिम जो पूर्वस्थ वातावरण थे उसमें आपको ऑक्सीजन नहीं था, याद रखिएगा। तो ये था आपका साइंस का 120 क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो कमेंट कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं, अगले मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में दूसरे किसी सेट का सॉल्यूशन के साथ।